नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्री पाठशाला 247 के आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। साथियों, आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट लेकर, जो आपके एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की जो भर्ती आई हुई है, यानी KGTA की वैकेंसी के लिए बहुत ही अहम रोल है इस सब्जेक्ट का। और अगर मैं बात करूँ अदर भी, अगर आप तैयारियाँ कर रहे हैं MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम या UP कैडेट इंटर के बाद जो होता है, तो उन सभी परीक्षाओं में इस सब्जेक्ट को ज़रूर रखा जाता है। यानी अगर कहें तो उनके सिलेबस में इस सब्जेक्ट को मेंशन ज़रूर किया गया है। तो आपके जॉब से रिलेटेड और आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड ये सब्जेक्ट अगर कहें तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसको आप सब जानते होंगे, हॉर्टिकल्चर इसको कहते हैं। बागवानी का ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट यही करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी अगर हमारे भाई TA की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे ये वादा करता हूँ कि आपके TA यानी टेक्निकल असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए डेली ही जो भी मुझसे हो सकता है महत्वपूर्ण क्विज, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कोई महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी जिससे आपको कहीं न कहीं पेपर में या अभी भी पढ़ रहे हैं तो उससे आपको कठिनाइयाँ मिलती होंगी या वो वर्ड आपको टफ लगते होंगे समझ में, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके बीच डेली लेकर आऊँगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को आप अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हॉर्टिकल्चर। और हॉर्टिकल्चर को बेसिक यानी कि शून्य से शिखर तक हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। लैटिन शब्द लिखा हुआ है साथियों। अब लैटिन शब्द की अगर बात करें तो ये क्यों लैटिन में लिखा हूँ, आपके लगभग एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि ये भाषा यानी कि एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है, पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है, ऐसा क्यों कहा जाता है। आप सबको मैं एक जानकारी दे दूँ, क्योंकि जानते हैं जो इंग्लिश वर्ड है ये बहुत बाद में आया। इसके पहले अगर मैं कहूँ तो इससे पहले जो मतलब इंग्लिश भाषा जो थी बहुत बाद में आई हुई है। और इंग्लिश भाषा के पहले जो लैंग्वेज यूज होते थे, जैसे फ्रेंच हो गया, लैटिन हो गया, ग्रीक हो गया, इन सब का जो है यूजेज होता था। तो इसीलिए ये माना जाता है कि ये पुरानी भाषाओं में अगर कहें तो उससे कौन सी भाषा उससे रिलेट करता है। तो जैसे लैटिन भाषा में देखिए ऐसे शब्द जिनके अंत में कल्चर शब्द आए, क्या आ जाए, कोई भी वर्ड आपका होगा, कोई भी शब्द होगा, उसके लास्ट में या अंत में अगर कल्चर जुड़ा होगा दोस्तों तो वो लैटिन भाषा का होगा। किस भाषा का होगा? लैटिन शब्द होगा, लैटिन भाषा का शब्द होगा। ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ मैं लिखा हूँ कि अगर जिस शब्द के अंत में कल्चर आए तो लैटिन होता है। मोनोकल्चर जो होता है, यहाँ पर थोड़ा सा अपवाद है, तो मोनोकल्चर को छोड़कर बाकी अगर किसी भी शब्द के अंतिम अक्षर कल्चर से रिलेटेड हो या कल्चर वहाँ मिल रहा हो आपको, तो मान कर चलिएगा कि वो आपका लैटिन भाषा का शब्द होता है। ठीक है। और एक वर्ष में एक ही खेत में एक फसल को उगाना मोनोकल्चर कहलाता है। ये मोनोकल्चर की डिफिनेशन भी आप याद कर लीजिएगा। एक वर्ष में एक ही खेत में एक फसल को, केवल एक फसल को उगाना या उसकी कल्टीवेशन करना मोनोकल्चर कहलाता है। अब बात करें अगर लैटिन भाषा किन किन शब्दों में आपके यूज होती है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एग्रीकल्चर लास्ट में क्या आया? कल्चर। हमने अभी आपको ट्रिक बताया कि अगर किसी भी शब्द के आखिरी अक्षर कल्चर से जुड़े हों तो शब्द आपका किस भाषा का होगा? लैटिन भाषा का होगा। तो एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? आप जानते हैं लैटिन भाषा का होगा। विटीकल्चर किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का है। और अगर कहें ओलरीकल्चर, लैटिन भाषा का होगा। ठीक है। अब विटीकल्चर में आप सबको पता होगा कि विटीकल्चर में अंगूर की खेती की जाती है, या अंगूर की खेती करना क्या कहलाता है? विटीकल्चर। ठीक है। विटिस बेनिफेरा बोटेनिकल नेम है इसका, विटेसी फैमिली है। ओलरीकल्चर की बात करें तो ओलरीकल्चर के अंदर वेजिटेबल्स का अध्ययन किया जाता है, यानी सब्जियों की खेती की जाती है, उसी को अगर कहें तो यहाँ पर लिखा गया है। अब ग्रीक भाषा को हम लोग कैसे जानेंगे? तो ग्रीक भाषा को साथियों यहाँ ऐसे जानेंगे। देखिए, ग्रीक भाषा में एक ट्रिक आपको याद रखना है। अगर किसी शब्द के अंत में लॉजी जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो? लॉजी या लॉगस जुड़ा होगा, तो उस आपका शब्द जो होगा ग्रीक भाषा का शब्द होगा। किस भाषा का शब्द होगा? ग्रीक भाषा का शब्द होगा दोस्तों। यानी कि जब कल्चर लास्ट में जुड़ा था किसी शब्द के तो लैटिन भाषा का शब्द था, और अगर लॉजी जुड़ा है तो किस भाषा का शब्द होगा? वो ग्रीक भाषा का शब्द होता है। ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें जैसे पैथोलॉजी, पैथोलॉजी का मतलब होता है रोगों का अध्ययन करना। इसके अंदर जो है डिजीज़ का ट्रीटमेंट किया जाता है या डिजीज़ से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त की जाती हैं। बॉटनी की अगर बात करें तो बॉटनी में वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर एक अपवाद आपको देखने को मिलेगा, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी की दोस्तों अगर मैं बात करूँ, पोमोलॉजी की अगर बात की जाए तो पोमोलॉजी आप सब जानते हैं कि इसमें अपवाद है। यहाँ पर हम ये देखकर नहीं कहेंगे कि लास्ट में लॉजी लगा हुआ है, ये पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है, ये जो है आपके ग्रीक भाषा का शब्द है। तो ऐसा बिल्कुल मत मानिएगा, क्योंकि पोमोलॉजी जो आपका शब्द है दोस्तों, पोमोलॉजी
पोमोलॉजी लैटिन और ग्रीक दोनों भाषाओं के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। पोमम का मतलब होता है, इसको दो भागों में बांट दिया गया है, एक होता है पोमम और दूसरा होता है लॉजी या लॉगस। ठीक है, तो पोमम यही जो होता है साथियों, पोमम आपका होता है लैटिन भाषा का वर्ड। ठीक है, और लॉजी या लॉगस जो होता है दोस्तों, ये ग्रीक भाषा का शब्द होता है। तो पोमोलॉजी अपवाद में रखा जाता है, तो इसको हम लोग इसीलिए कहते हैं कि अगर इसमें लास्ट में लॉजी है तो ये बिल्कुल नहीं समझेंगे ग्रीक भाषा का शब्द है, क्योंकि पोमोलॉजी जो है दो भाषाओं के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है, लैटिन और ग्रीक। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर टर्म आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर पूछा जाता है कि बताइए हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है। अब हॉर्टिकल्चर हमने वही बताया आपको ट्रिक कि अगर लास्ट में कल्चर जुड़ा होगा तो लैटिन भाषा का शब्द होगा। यहाँ पर दोस्तों हॉर्टिकल्चर जो आपका है, हॉर्टिकल्चर ये लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, यहाँ देखिए दो भागों में बट जाता है हॉर्टिकल्चर, एक भाग का नाम होता है हॉर्टस और दूसरे भाग का नाम होता है कल्चर। हॉर्टस की मीनिंग क्या होती है, हॉर्टस मीन्स क्या होता है, हॉर्टस मीन्स होता है बगीचा या बागवानी और कल्चर मीन्स होता है खेती करना। अब अगर हम बात करें कि बगीचा या बागवानी की खेती करना क्या कहलाता है, तो हॉर्टिकल्चर कहलाता है, लेकिन ये इसकी कंप्लीट डिफिनेशन नहीं है हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर की अगर डिफिनेशन की बात करें तो हॉर्टिकल्चर इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द कल्टिवेशन of production, processing and marketing of fruit, vegetable and other some ornamental plant is called as horticulture। ये इसकी कंप्लीट डिफिनेशन बनती है। ठीक है, तो इतना आप जरूर याद रखिएगा। अगर बात करें हॉर्टिकल्चर के जनक यानी फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर कौन है, तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया के हैं M.H. मैरी गोड़ा। कौन है, M.H. मैरी गोड़ा साहब हैं। अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन वर्ल्ड कौन है, L.H. बैली इनका शॉर्ट नाम है, L.H. बैली, या इनका पूरा नाम अगर देखें तो लिबर्टी हावर्ड बैली या लिबर्टी हाइट बैली। तो विश्व में उद्यान विज्ञान के जनक जो हैं साथियों वो आपके L.H. बैली साहब हैं, और भारत में उद्यान विज्ञान के जनक जो हैं M.H. मैरी गोड़ा। ठीक है, ये दोनों आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न, इनको याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए पूछा जाता है, एक प्रश्न और आता है, फादर ऑफ ओलरीकल्चर इन इंडिया, यानी कि आपके ओलरीकल्चर के अंदर आती हैं सब्जियां, तो पूछा जाता है फादर ऑफ ओलरीकल्चर इन इंडिया, ओलरीकल्चर के जनक कौन है भारत में। तो यहाँ पर डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को आप याद रखेंगे। फादर ऑफ ओलरीकल्चर इन इंडिया की जब भी बात हो तो डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन साहब। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी लॉसेस इन इंडिया, आपको अभी मैं आगे बताऊंगा कि PhD क्या होता है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी क्या होता है दोस्तों। एक्चुअली ये आप मान कर चलिए कि आज हम लोग इतने हाई टेक्नोलॉजी के अवेलेबल होने के बावजूद भी किसी भी फूड के प्रोडक्शन को कम्प्लीटली यूज करने में असमर्थ हो जा रहे हैं साथियों। यही जो असमर्थता है, कहीं न कहीं हम उसमें प्रॉपर मैनेजमेंट के तरीके से प्रिजर्वेटिव प्रोडक्ट को नहीं बना पा रहे हैं, यही इंडिकेट करता है लॉसेस को। आज भी हमारे भारत के अंदर अगर देखा जाए PhD यानी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का जो लॉसेस हो रहा है लगभग 25 से 30% है। ये हो सकता है सब्जी की बात की जाए, हो सकता है फल की बात की जाए, चाहे सब्जी में देखें चाहे फल के अंदर देखें, ये लॉसेस ज़रूर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो उतनी हम लोगों के अंदर अभी अवेयरनेस नहीं आ पाई है, इसीलिए कहा जाता है PhD में अभी भी लॉसेस हम लोगों को मिल रहा है। अगर बात करें इंडिविजुअल फ्रूट के अंदर कितना लॉसेस होता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, तो यहाँ जान लीजिए कि 25 से 30 एबव होता है या 20 से 25 होता है, और वेजिटेबल के अंदर जो लॉसेस होता है 25 से 30% होता है। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, वो कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होता है, तो आप यहाँ नोट कर लीजिएगा। वो आपका फ्रूट जो होता है साथियों, वो फ्रूट होता है पपाया। कौन सा फ्रूट है, पपाया जो फ्रूट होता है दोस्तों, इसका सबसे ज़्यादा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस देखने को मिलता है। अगर बात करें कितना परसेंट, लगभग इसमें 30% तक लॉसेस PhD का देखने को मिलता है। और यहीं पर एक चीज़ और याद कर लीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए वो कौन सी सब्जी है जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस देखने को मिलता है, तो सब्जी आपकी है कॉलीफ्लावर। कौन सी सब्जी है, कॉलीफ्लावर, जिसको आप फूल गोभी के नाम से जानते हैं। फल की अगर बात करेगा तो पपाया, और सब्जी की बात करेगा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के अंदर तो आप कहेंगे कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर के अंदर लगभग देखा जाता है जो 35% लॉसेस देखने को मिलता है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। तो यही आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन तो एक बार पूछे गए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बताना ज़्यादा आवश्यक समझा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करें अगर हॉर्टिकल्चर की शाखाओं की या ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, आप इसको कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है। तो ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करें तो हॉर्टिकल्चर की जो
स्पेसिफिक ब्रांच होती हैं, जो कल्टीवेटेड ब्रांचें होती हैं मोस्टली 4 ही रखी जाती हैं, और जो टोटल ब्रांच होती है दोस्तों वो 7 होती है। यहाँ पर आप केवल 4 ब्रांच पढ़ेंगे और 4 ब्रांच की ही यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए पहली ब्रांच इसकी होती है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी की डेफिनेशन की बात करें तो पोमोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर विच डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड एज पोमोलॉजी। ठीक है, हॉर्टिकल्चर की ये शाखा है पोमोलॉजी। इसी में आपका अपवाद था, यानी कि ये जो है लॉजी लगे होने के बावजूद भी कहीं न कहीं ग्रीक भाषा का शब्द नहीं हुआ कम्प्लीटली, ये लैटिन और ग्रीक दोनों भाषाओं से मिलकर बना है। यहाँ देखिए आपको दिखाया गया है, पोमम होता है लैटिन भाषा का शब्द और जो लॉगस या लॉजी होता है ये ग्रीक भाषा का शब्द होता है, यानी कि 2 भाषाओं के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है हमारा पोमोलॉजी। तो ये चीज़ ज़रूर आप याद रखिएगा। पोमम मीन्स होता है फ्रूट और लॉगस मीन्स होता है कल्चर या स्टडी करना या अध्ययन करना। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा पोमोलॉजी को। अगर साथियों यहाँ पर बात करें तो पोमोलॉजी के बाद आता है ओलरीकल्चर। ओलरीकल्चर के अंदर यानी कि इसमें अगर देखा जाए किस भाषा का शब्द है, यहाँ पर साथियों लास्ट में कल्चर लगा है, यानी कि इसमें कोई डाउट नहीं है ये लैटिन भाषा का शब्द होगा। ठीक है, अगर बात करें फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर के अंदर फ्लावर का अध्ययन किया जाता है। इसके डेफिनेशन की बात करें तो ऐसे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, फ्लोरिकल्चर इज ए ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर विच डील्स विद द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग या फ्लोरल प्लांट इज कॉल्ड एज फ्लोरिकल्चर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखें लास्ट में चौथा जो आपका ब्रांच है हॉर्टिकल्चर का पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, तो यानी सभी जो हमारे फल सब्जी और फ्लावर इन सब को संरक्षण प्रदान करना, इन सब की वेस्ट लाइफ को बढ़ाना, इन सब की वायबिलिटी को बढ़ाना, इन सब के डिमांड को बढ़ाना, यानी कि अगर कहें तुड़ाई के उपरांत फल सब्जी फूल को संरक्षण प्रदान करके या उनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए जो ब्रांच या जो भी एक शाखा है वो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर ही आती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, तुड़ाई के बाद फल सब्जी एवं फ्लावर को संरक्षण देना या उनकी बेस लाइफ बढ़ाना ही पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी कहलाता है। एक चीज़ यहाँ पर हम लोग और देखते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, पोमोलॉजी के पिता कौन है, तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा, फादर ऑफ पोमोलॉजी तो चार्ल्स डुइंग साहब हैं वर्तमान में। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि बताइए सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के जनक कौन है, यानी सिस्टमेटिक का मतलब सिस्टम से जब आप पोमोलॉजी यानी कल्टीवेशन इन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप करेंगे तो वही होता है सिस्टमेटिक पोमोलॉजी। तो सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के जनक जो हैं वो डी कैंडोले साहब हैं, इसको ज़रूर याद रखिएगा। फादर ऑफ ओलरीकल्चर, फादर ऑफ ओलरीकल्चर की अगर बात करें साथियों तो एल.एच. बैली साहब फादर ऑफ ओलरीकल्चर माने जाते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ ये भी आपसे पूछा जा सकता है तो कि फादर ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के पिता कौन है, तो निकोलस एपर्ट साहब हैं। कौन है, निकोलस एपर्ट। ठीक है, इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ें, फलों का वर्गीकरण। साथियों यहाँ बहुत डीप इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होगी, मुझे ये उम्मीद भी है और विश्वास भी है। अगर कोई चीज़ मुझसे छूट रही तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं फिर से जब दूसरी बार आपके सामने उपस्थित होऊंगा नेक्स्ट टाइम तो उसका ज़रूर वर्णन करूँगा। चलिए फलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट, फलों का वर्गीकरण। इससे 2-4 क्वेश्चन ज़रूर आपके किसी भी आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर या क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कभी कभी 6-7 क्वेश्चन भी आ जाता है। तो कहीं ना कहीं फलों का वर्गीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको ज़रूर आप लोग एक बार ध्यान से पढ़िएगा। अगर कहें फलों का वर्गीकरण तो फलों का वर्गीकरण 3 तरीके से किया जाता है। एक तो जलवायु के आधार पर, दूसरा होता है पकने के आधार पर, राइपनिंग बिहेवियर के आधार पर, और तीसरा जो होता है फलों के आधार पर। अब यहाँ पर तीनों को हम एक एक करके यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करेंगे। अगर देखें जलवायु के आधार की अगर मैं बात करूँ तो आप सबको पता है कि जो हमारे यहाँ क्लाइमेट होती है इंडिया के अंदर 3 प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसको आप ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन की जलवायु कहते हैं। तो जलवायु के आधार पर अगर देखें तो 3 तरीके की जलवायु हमारे यहाँ है, जिसको आप ट्रॉपिकल कहते हैं, सब ट्रॉपिकल कहते हैं और टेम्परेट कहते हैं। ट्रॉपिकल की अगर मैं बात करूँ साथियों, इसके अंदर जो भी फ्रूट्स आते हैं वो फल सामान्य अगर देखा जाए तो लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होती है। यानी कहें कि यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं वो लगभग आपके अगर मैं बात करूँ तो नॉर्थ इंडिया से रिलेट करते हुए पहुँचते हैं, साउथ इंडिया से भी कुछ एरिया हैं जो इस जलवायु को टच करते हैं। तो इस जलवायु के अंदर जो फल आते हैं उनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक आपके सामने है, उस ट्रिक को याद कर लेना तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रॉपिकल रीजन के अंदर कौन कौन से फल हैं। इस ट्रिक की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही एक अनोखा ट्रिक है जिससे आपको याद भी हो जाएगा और वर्तमान में इसका जीता जागता एग्जाम्पल भी है। तो इस ट्रिक की बात करें तो इस ट्रिक का नाम है एमपी में बीजेपी की सरकार। एमपी में
बीजेपी की सरकार, एमपी में बीजेपी की सरकार। अब जानते हैं इस ट्रिक को मैं आपको क्यों बताया हूँ, क्योंकि आप कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सब ट्रॉपिकल नेचर का या सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट का फ्रूट है कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट का फ्रूट है, इसीलिए ये ट्रिक आपको मैं दिया हूँ। तो इस ट्रिक को आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। अब कहीं एम से कौन सा फल होता है, एम से मैंगो होता है, पी से पपाया होता है, और अगर बात करें बी से बनाना होता है, जे से आपका जैक फ्रूट होता है, पी से पाइनएप्पल होता है, और अगर यहाँ पर बात करें कि सरकार सा से जो हो जाता है सपोटा होता है, की से आपका अगर बात करें तो यहाँ पर वो फल आपके आते हैं। तो यही फल आपके जो हैं ट्रॉपिकल रीजन के होते हैं। तो एमपी में बीजेपी की सरकार, इस ट्रिक को आप याद ज़रूर कर लेना, ठीक है। अब देखिए मैंगो, केला, पपीता, अनानास, काजू, नारियल, कटहल, ये सभी आपके ट्रॉपिकल रीजन के फ्रूट्स हैं। अब अगर बात करें सब ट्रॉपिकल, तो सब ट्रॉपिकल रीजन के जो भी फल होते हैं, एक ट्रिक आप ऐसे याद रखिए, इस क्लाइमेट के जो फल होते हैं मोस्टली अगर देखा जाए तो ये पूरी तरीके से तो मीठे नहीं होते, स्वीटेस्ट नेचर के नहीं होते हैं, खट्टे होते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर याद रखिएगा, इन फलों की वैल्यू, इन फलों का कास्ट ऑफ प्राइस जो होता है बहुत कम होता है। किसकी तुलना में अगर कहें तो ट्रॉपिकल रीजन के फ्रूट की तुलना में, यानी कि इसकी कीमत जो होती है इन फलों की बहुत कम होती है, ठीक है। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। तो अंगूर, अनार, जामुन, अंगूर, अनार, जामुन, बेर, संतरा, लीची, अमरूद, ये सभी फल आपके जो हैं, अगर हम कहें लोकाट भी इसी के अंदर आता है, ये सभी फल सब ट्रॉपिकल रीजन के होते हैं। अब बात करते हैं टेम्परेट रीजन के। तो टेम्परेट रीजन के फ्रूट को आप जानते होंगे कि चिलिंग रिक्वायरमेंट की अगर आवश्यकता पड़ती है तो टेम्परेट रीजन के फ्रूट को पड़ती है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सबसे ठंडे प्रदेशों में कौन से रीजन के या कौन से क्लाइमेट के फल होते हैं, तो टेम्परेट यानी शीतोष्ण जलवायु के फल होते हैं। इसके अंदर एप्पल, पियर, पीच, प्लम, आलमंड, एप्रिकॉट, ये सभी आते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है बादाम, आलमंड यानी कि स्ट्रॉबेरी, सेब, नाशपाती, आड़ू, लोकाट, ये सभी फल टेम्परेट रीजन के हैं। इसके लिए जो सूटेबल जलवायु है ये टेम्परेट है, लेकिन टेम्परेचर कितना होता है ये माना गया है, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है लगभग 10 से 18 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके सब ट्रॉपिकल के टेम्परेचर की अगर बात करें तो ये 35 से 40 डिग्री होता है। कितना? 35 से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ट्रॉपिकल में 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिलता है प्लांट फ्रूट के केस में, ठीक है। इसको आप लोग ज़रूर एक बार याद कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए पकने के आधार पर अगर बात करें राइपनिंग बिहेवियर के अकॉर्डिंग, तो एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर बन के आता है कि बताइए मैंगो किस नेचर का, या राइपनिंग बिहेवियर पकने के आधार पर मैंगो क्लाइमेट्रिक फ्रूट है कि नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। तो यहाँ पर देखिए वही बताया गया है, राइपनिंग बिहेवियर के आधार पर या पकने के आधार पर फलों का वर्गीकरण। तो दो भागों में इसको बांटा जाता है, एक क्लाइमेट्रिक होता है और दूसरा नॉन क्लाइमेट्रिक होता है। क्लाइमेट्रिक की अगर मैं बात करूं तो आप लोग एक सिंपल याद रखिएगा कि ऐसा फल जिसे तोड़ने के बाद पकाया जा सके वही आपका होता है क्लाइमेट्रिक। मान लीजिए आपके यहाँ आम का पेड़ लगा हुआ है और आपको कहीं न कहीं उसमें राइपनिंग का वेट नहीं करना है, कोई प्रिजर्वेटिव प्रोडक्ट बनाना है, जैसे पिकल्स बनाना है, तो उसको आप क्या किए, हार्वेस्ट कर लिए। और हार्वेस्ट करने के बाद आपने देखा कि अधिक अमाउंट में हमारे पास प्रिजर्वेटिव प्रोडक्ट पिकल बन गया। अब उस आम जो बचा हुआ है उसको हम क्या यूज कर सकें, तो आप कहीं न कहीं उसको आर्टिफिशियल तरीके से पका सकते हैं। तो यही आपका फ्रूट होता है क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक के अंदर अगर देखें तो इथाइलिन का प्रोडक्शन और यहाँ पर रेस्पिरेटरी ग्रोथ जो होता है, श्वसन की दर जो होता है, इन दोनों में एक बार ज़रूर आपको पीक स्टेज देखने को मिलती है, यानी कि कहें तो इनमें एक बार अधिक अमाउंट में अवेलेबल होते हैं। और अगर बात करें इन फलों में, तो इन फलों का याद करने का ट्रिक जो है मैं बहुत अच्छा ट्रिक बताऊंगा। याद रखिएगा क्लाइमेट्रिक वही फल होते हैं जो मीठे होते हैं, और क्लाइमेट्रिक जितने भी ट्रॉपिकल रीजन के फ्रूट्स होते हैं, स्वीट फ्रूट होंगे अगर तो कैसे होंगे, वो सभी क्लाइमेट्रिक होते हैं। अगर वो फल आपका ट्रॉपिकल रीजन का है, कहाँ का है, ट्रॉपिकल रीजन का है, तो वो भी क्या होगा, क्लाइमेट्रिक फ्रूट होगा। अगर वो फल आपका देखा जाए कहीं ना कहीं उसके अंदर, यानी कि उस फल के अंदर अगर आप देखें तो शीतोष्ण जलवायु का है, तो भी किस नेचर का होगा, क्लाइमेट्रिक होगा। यानी कि यहाँ कह सकते हैं आप ऑल टेम्परेट फ्रूट ये सभी कैरेक्टर किसके हैं, क्लाइमेट्रिक फ्रूट के हैं। स्वीटेस्ट फ्रूट होगा क्लाइमेट्रिक होगा, ट्रॉपिकल रीजन का फ्रूट होगा क्लाइमेट्रिक होता है लगभग, पाइनएप्पल को छोड़ दीजिए। अगर कहें कि ऑल टेम्परेट फ्रूट, एप्पल, पियर, क्वींस, लोकाट, आलमंड, एप्रिकॉट, ये सभी कैसे होते हैं, स्ट्रॉबेरी को छोड़कर, ये सभी क्लाइमेट्रिक होते हैं, ठीक है। अब आ जाइए नॉन क्लाइमेट्रिक पे। तो नॉन क्लाइमेट्रिक को भी याद करिएगा कि ऐसा फल जिसे तोड़ने के बाद नहीं पकाया जा सकता है,
वो फल कैसा होता है, नॉन क्लाइमेटिक। यानी कि अगर आपने आम को देखा और आपको कोई प्रिजर्वेटिव प्रोडक्ट बनाना था, आपने उसकी हार्वेस्टिंग कर ली और फिर आप उस प्रोडक्ट को बनाए और बाकी आम जो बच गया उसको आप आर्टिफिशियल तरीके से पकाकर यूज किए, लेकिन क्या ऐसा आप नींबू में कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या ऐसा आप अनार में कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक उसमें राइपनिंग पौधे के पास यानी पौधे से लगे हुए अवस्था के साथ नहीं आएगी, आर्टिफिशियल तरीके से आप उसमें राइपनिंग डेवलप नहीं कर सकते हैं। यानी कि प्लांट के साथ ही वो पक सकता है, प्लांट से हटने के बाद वो फल बिल्कुल नहीं पकेगा। अगर आप हार्वेस्ट भी करते हैं तो उसमें इंजरीड हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा उस फल का। यही फल होते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक। और नॉन क्लाइमेट्रिक का बहुत सिंपल सा ट्रिक है, जितने एसिडिक नेचर के फ्रूट होंगे वो सभी नॉन क्लाइमेट्रिक होते हैं। अगर बात करें नॉन क्लाइमेट्रिक के अंदर और कौन से फल आते हैं जिनकी प्राइस कास्ट आप यहाँ पर देखें तो ये वैल्यू कम रहती है, वो आपके नॉन क्लाइमेट्रिक होते हैं। और एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से बताऊं कि यहाँ पर इथाइलिन का प्रोडक्शन, इथाइलिन का उत्पादन, रेट ऑफ रेस्पिरेटरी ग्रोथ, श्वसन की दर दोनों पैरेलल चलती है, समान क्रम में चलती है। इसीलिए इस प्रकार के फलों को पौधे से अलग करके पकाया नहीं जा सकता है। तो क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक से एग्जाम्पल के तरीके से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आता है, तो इसको ज़रूर आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर चल रहा है। चलिए आगे बढ़ें। अब अगर देखें फल के प्रकार के आधार पर, इसको अगर कहा जाए टाइप ऑफ फ्रूट तो गलत नहीं होगा। टाइप ऑफ फ्रूट के अगर देखें बारे में जानें तो इससे आपको ये पता होना चाहिए कि जो फल हम खा रहे हैं किस प्रकार का फल है। तो बहुत सारे इसके भाग होते हैं, जैसे बेरी नेचर का होता है, ठीक है, ड्रूप होता है, ब्लास्टा होता है, पोम होता है। इन सब से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो बेरी नेचर के अंदर कौन से फल आएंगे? तो बेरी की अगर बात करें तो आपको आसान शब्दों में बता दूं, एप्पल, पीयर की, इसको ऐसे याद करिएगा। बेरी टाइप के फ्रूट कौन से होते हैं? तो बेरी टाइप में आता है बनाना, पपाया, ग्रेप, बनाना, पपाया, ग्रेप, सपोटा, ठीक है, गुआवा, अरेका नट, ये सभी आपके आते हैं बेरी में, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखें तो इसमें समझने की बात की जाए, जब भी जिस फल की अगर देखें तो यहाँ पर सीड बेरी साइज होगा, सीड बहुत छोटा होता है, उस फल के अंदर बहुत अधिक मात्रा में छोटे छोटे सीड होते होंगे, तो बेरी नेचर में आएगा। दूसरा यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ड्रूप आर अस्टिल। ड्रूप से आप याद रखेंगे जब भी फल के अंदर गुठली पाई जाएगी, फल के अंदर अगर कहें तो इंडोकार्प प्रेजेंट होती है, तो वही फल का प्रकार होता है ड्रूप आर अस्टिल। यहाँ पर जामुन, आम, नारियल, कॉफ़ी, बेर, बादाम, ये सभी जो होते हैं साथियों किसके अंदर आते हैं? ड्रूप आर अस्टिल के अंदर आते हैं। एक चीज़ यहीं और नोट कर लेना, 2 ऐसे आपके टेम्परेट रीजन के फ्रूट हैं जो ड्रूप आर अस्टिल होते हैं। कौन कौन से? पीच और प्लम। पीच और प्लम जो होते हैं ये किस में रखे गए हैं? ये दोनों रखे जाते हैं ड्रूप आर अस्टिल के अंदर। कोकोआ, कॉफ़ी, बेर, ये सभी भी हैं ड्रूप आर अस्टिल। बाकी आप बताइए कि टेम्परेट रीजन के फ्रूट किस में आएंगे? तो बाकी आते हैं पोम में। पोम की अगर बात करें कौन कौन से फल इसमें आ जाते हैं? एप्पल, पीयर, क्विंस, लोकाट, यानी सेब, नाशपाती, क्विंस और लोकाट। ब्लास्टा देखिए, ब्लास्टा के अंदर आता है अनार, ठीक है। तो इसको एम्फीसराके के अंदर कौन सा फल आता है? बेल और कैथा आता है। हेस्पेरिडियम, जितने सिट्रस वर्गीय होंगे वो सभी किस में आएंगे? हेस्पेरिडियम। सिट्रस वर्गीय अगर जो होता है इसका ग्रुप, उसी का एक ग्रुप है मैंड्रिन। मैंड्रिन के अंदर हेस्पेरिडीन एक केमिकल कंपाउंड पाया जाता है, इसको भी याद करिएगा। तो हेस्पेरिडियम के अंदर आता है संतरा, नींबू और मौसम्बी, यानी ऑल सिट्रस ग्रुप। सोरोसिस की बात करें तो सोरोसिस से आप ये कंफ्यूज मत होना, सोरोसिस है और साइकोनस है। तो सोरोसिस के अंदर कटहल आता है, सहतूत आता है, अनानास आता है, ठीक है। और जो आपका साइकोनस होता है उसके अंदर साथियों केवल और केवल फिग आता है। क्या आएगा साइकोनस के अंदर? अंजीर या तो फिग। अंजीर को ही फिग के नाम से जानते हैं, तो साइकोनस इसके फल का प्रकार है। नट की अगर बात करें तो लीची, काजू, सिंघाड़ा, ये सभी के फल का प्रकार होता है नट। कैप्सूल की अगर बात करें तो भिंडी और आंवले का फल का प्रकार होता है कैप्सूल। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसको आप ज़रूर याद कर लेना, ठीक है। अब देखिए खाए जाने वाले भाग के आधार पर फलों को आप जानते हैं, आप फल खाते भी होंगे, देखे होंगे कि खाए जाने वाले भाग के आधार पर कैसे पहचान करेंगे कि इस फल का क्या खाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, फल की जो फलभित्ति होती है जिसको आप पेरिकार्प कहते हैं, अगर 3 भागों में बटी रहती है तो वही अगर देखा जाए तो मोस्टली ड्रूप आर स्टोन में आया हुआ है आपका फल, यानी कि उस प्रकार का फल होता है। यहाँ पर खाए जाने वाले भाग की बात की जा रही है, तो जो पेरिकार्प होती है, फल की फलभित्ति होती है जिसको आप फलभित्ति कहते हैं, फलभित्ति। अब फलभित्ति बोले तो पेरिकार्प, पेरिकार्प कितने भागों में बट जाती है? 3 भागों में बट जाती है। पहले को कहते हैं ईपीकार्प,
एपिकार्प, दूसरे को कहते हैं मीजोकार्प और तीसरे को कहते हैं एंडोकार्प। यही होती है फलभित्ति, यानी कि पेरिकार्प 3 भागों में बटी होती है। तो यही आपके होते हैं, यही होते हैं खाए जाने वाले भाग। अब अलग अलग प्रकार के फल हैं तो अलग अलग उनका खाया जाने वाला भाग होगा। आइए उसको हम लोग यहाँ देखते हैं। पपीता और आम में क्या खाया जाता है? तो आप सबको पता है पपीता और आम में मीजोकार्प खाया जाता है, यानी कि मध्य फलभित्ति को हम लोग खाते हैं। क्या खाते हैं? मीजोकार्प या मध्य फलभित्ति खाते हैं। नारियल का कई बार पूछा गया, एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, एडिबल पार्ट ऑफ नारियल या कोकोनट। तो नारियल का एंडोस्पर्म खाया जाता है, जिसको भ्रूणपोष के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ स्टार लगा लेना, ये पूछा गया परीक्षाओं में। बेर का खाया जाने वाला भाग क्या होता है? तो सबको पता है बेर का पेरिकार्प खाया जाता है, ठीक है। या बाह्य अंतः दोनों आप फलभित्ति कह सकते हैं। अंगूर, अमरूद, करौंदा का क्या खाया जाता है? तो अंगूर, अमरूद, करौंदा का अगर कहें तो इसकी संपूर्ण फलभित्ति खाई जाती है। क्या खाई जाती है? संपूर्ण फलभित्ति। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें केला का खाया जाने वाला भाग क्या होता है? तो अंतः एवं मध्य फलभित्ति। केला को अगर हम कहें कि पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कौन सा है? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होता है आपका केला। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज पार्थिनोकार्पिक। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज पार्थिनोकार्पिक। लेकिन यहाँ पर अगर कहें कि डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, तब क्या होता है? तो वहाँ एक टर्मिनोलॉजी आती है जिसको कहते हैं एपोमिक्सिस। तो ज़रूर याद रखिएगा, जब फल का विकास अगर कहें बिना निषेचन के हुआ तो आपका पार्थिनोकार्पिक, जब बीज का विकास बिना निषेचन के होता है तो वो होता है एपोमिक्सिस। चलिए, लीची का खाया जाने वाला भाग मांसल एरिल होता है, ठीक है। कटहल में अगर कहें क्या खाया जाता है? तो कटहल का परिदल पुंज खाया जाता है। कटहल का क्या खाया जाता है? परिदल पुंज खाया जाता है। साथियों, शहतूत का, मलबरी का खाया जाने वाला भाग, शहतूत का बोटेनिकल नेम मोरस एल्बा है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा टूयन होता है 308 क्रोमोसोम नंबर ऑफ मलबेरी, तो 308 होता है। इस मांसल फल खाया जाता है। अनार की अगर बात करें तो अनार में बीज चोल खाया जाता है। बादाम का जो सिंघाड़ा में बीज पत्र खाया जाता है। जामुन का पेरिकार्प खाया जाता है, यानी फलभित्ति ही खाई जाती है जामुन की, ठीक है। सेब, नाशपाती, लोकाट में क्या खाया जाता है? बहुत बार पूछा जाता है। एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल, पियर और लोकाट। तो सेब और नाशपाती और लोकाट का पुष्पासन या थैलेमस खाया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ आपको और मैं बता दूं कि सेब जो है ये क्या है? फॉल्स फ्रूट के अंदर आता है। अगर फॉल्स फ्रूट है तो इसके कुछ करेक्टर होंगे, हाँ बिल्कुल करेक्टर हैं, क्योंकि इसका जो फल निर्मित होता है वो अंडाशय से नहीं होता है। इसके फल का विकास थैलेमस से होता है, पुष्पासन से होता है। कि अगर कोई भी फल आपका अंडाशय या ओवरी से डेवलप हुआ है, ओवरी से निर्मित होता है, तो सत्य फल कहलाता है। ओवरी को छोड़कर पुष्प के अन्य भाग से अगर फल बनता है, वही फल आपका क्या कहलाता है? सत्य फल कहलाता है। तो ओवरी से जब फल आपका डेवलप होता है तो ट्रू फ्रूट कहलाएगा। और ओवरी को छोड़कर, यानी कि अगर कहें थैलेमस से डेवलप हुआ, किससे? थैलेमस से डेवलप होता है, तो क्या कहलाता है? फॉल्स फ्रूट कहलाता है। तो सत्य और असत्य फल से भी क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, हमारा ये सेशन आज का आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज यहीं तक, बाकी हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते एक चीज़ मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर हमारे चैनल से आप नए जुड़े हों तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ों की जानकारी, बहुत सारे यहाँ पर आपको मैटर मैं प्रोवाइड कराऊँगा, ये आपसे मेरा वादा है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।